थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपनी कम्युनिटी में एज़ अ जुडिशरी की तरह काम करते थे। जैसे कि जुडिशरी क्या करती है, न्याय दिलाती है। वैसे ही ये लोग क्या करते थे, जो एल्डर्स होते थे वो लोग अगर किसी 2 सोसाइटी के बीच में 2 पेस्टोरल कम्युनिटी, जैसे कि हम लोगों ने ढेर सारी कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ा, धंगर, कुरुमास, कुरुबास ढेर सारे। तो अगर किसी 2 पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया, तो वो इन चीज़ों को सॉल्व किया करते थे। ये एल्डर्स का काम था, जो कि ओल्ड लोग हुआ करते थे। एंड जो वॉरियर्स होते थे, ये लोग यंग होते थे। मतलब कि जो यंग लोग होते थे इस कम्युनिटी के, वो लोग वॉरियर के नाम से जाना जाते थे। एंड इन ये जो वॉरियर्स होते थे ना, ये लोग अपने कैटल्स की सुरक्षा करते थे दूसरे कम्युनिटी से। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जो कि है पेस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड। पेस्टोरलिस्ट आखिर होते क्या है, हम इस चैप्टर में इसको जानेंगे। एंड पेस्टोरलिस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करते हैं। आज का ये जो वर्ल्ड है, जो कि बहुत ही डेवलप हो रहा है तेजी से, इस वर्ल्ड में पेस्टोरलिस्ट जो है वो कैसे सरवाइव करते हैं, हम ये सब कुछ चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप आपने इस चैप्टर को पहले से पढ़ रखा होगा और अभी रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स आपके सामने हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको इस वीडियो के एंड तक इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हमको जान लेना कि आखिर ये पेस्टोरलिस्ट ये जो शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है एंड ये किन सोसाइटी के लोगों को दर्शाता है। जो पेस्टोरलिस्ट शब्द है, इसका मतलब होता है चरवाहा। अब ये हिंदी वर्ड सुन के आपके दिमाग में एक इमेज बना होगा, जिसमें हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि कुछ पीपल्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही बड़े स्तर पर जानवरों का पालन करते हैं, और वो घूम घूम करके उन जानवरों को भोजन, मतलब कि उन जानवरों को चारा खिलाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो ऐसे पेस्टोरलिस्ट को हम लोग बोलते हैं नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। नोमैडिक का मतलब क्या होता है, यानी कि नोमैड्स क्या होते हैं। जो पहला शब्द आपको समझना है वो है नोमैड्स। नोमैड्स का मतलब कोई भी पीपल जो एक जगह नहीं रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। उनका कोई एक प्रॉपर घर नहीं होता है। वो आज यहाँ पर हैं तो कुछ दिनों बाद वो शिफ्ट होकर के किसी दूसरे प्लेस पे चले जाएंगे, तो उन्हें बोला जाता है नोमैड्स। तो पेस्टोरलिस्ट जो होते हैं वो एक प्रकार के नोमैड्स होते हैं। वो बहुत ही बड़े स्तर पर, बहुत ही बड़े स्केल पे शिप्स का, गोट्स का, बुफैलोस का, कैटल्स का रियरिंग करते हैं। उसके बाद उनको उनको भोजन खिलाने के लिए, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे उन्होंने उनको रियर किया है, तो उनके पास इतना अवेलेबिलिटी नहीं होती है कि वो उनको गुड पॉस्चर दे सकें, यानी कि उनको अच्छा चारा दे सकें। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं ताकि वो उनको अच्छे से उनका पालन पोषण कर सके। तो हमको यही पढ़ना है कि ये जो पेस्टोरलिस्ट हैं, ये जो पेस्टोरलिस्ट मतलब कि जो चरवाहा है, ये आज की मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि पहले से हमारा जो वर्ल्ड है ये काफी तेजी से डेवलप हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। तो हमें यही जानना है कि पेस्टोरलिस्ट ये जो सोसाइटी है, ये कैसे सरवाइव कर रही है इस मॉडर्न वर्ल्ड में। सबसे पहले हमको देखना है कि जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो माउंटेन्स में कैसे रहते हैं। इन द माउंटेन्स, ये आपका फर्स्ट हेडिंग है जो हमें पढ़ना है। पेस्टोरलिस्ट एंड देयर मूवमेंट का ये सब हेडिंग कह सकते हैं। इसमें हमें जानना है कि जो पेस्टोरलिस्ट है वो माउंटेन में कैसे मूवमेंट करते हैं। एंड आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा गया है कि जो पेस्टोरलिस्ट है ये एक ऐसी सोसाइटी है, ये हमारे कंट्री की या फिर हमारे वर्ल्ड की कैसी सोसाइटी है जो कि कभी भी हिस्ट्री के पेजेस में नहीं आती है। लेकिन जैसे कि इसका मतलब ये है कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, इससे पहले क्लासेस में, क्लास 8 में, क्लास 7 में हमने हिस्ट्री पढ़ा है, तो वहाँ पे आप ढेर सारे लोगों के बारे में पढ़े। इम्परर जो कि शासन चल रहा था, उन सब के बारे में पढ़े, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। बहुत सारे आर्टिशियंस के बारे में पढ़े हैं, बहुत सारे आर्किटेक्ट के बारे में पढ़े हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी पेस्टोरलिस्ट के बारे में नहीं पढ़ा है। एंड ये हमारे सोसाइटी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है, इसलिए क्लास 9 की हिस्ट्री में ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है। और हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना है कि जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं वो माउंटेन्स में कैसे रहते हैं।
माउंटेन्स में रहने वाले कुछ पेस्टोरलिस्ट का यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिया है एंड बताया गया है कि कैसे मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये किन-किन चीज़ों को पालते हैं। जैसे कि अलग-अलग पेस्टोरलिस्ट जो होते हैं वो अलग-अलग चीज़ों को पालते हैं, जैसे कि कुछ पेस्टोरलिस्ट हैं वो भेड़ों को पालते हैं, कुछ बकरियों को पालते हैं एंड अलग-अलग पेस्टोरलिस्ट ग्रुप जो है वो अलग-अलग एनिमल्स को रियर करती है। माउंटेन्स में हमें सबसे जो पहला वाला पेस्टोरलिस्ट ग्रुप है उसके जिसके बारे में बात करनी है वो है गुज्जर बकरवाल्स। जैसा कि यहाँ पे हेडिंग में लिखा है गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के जो गुज्जर बकरवाल्स यानी कि एक पेस्टोरल कम्युनिटी है जिसका नाम है गुज्जर बकरवाल्स। गुज्जर बकरवाल्स एक पेस्टोरल कम्युनिटी है जो कि जम्मू और कश्मीर में रहती है, इसलिए यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लिखा गया है और ये माउंटेन का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे माउंटेन वाले हेडिंग हम इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीजें बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारनी है, इसको फैक्ट की तरह याद करना है। आपको यहाँ पहले ही लिखा गया है गुज्जर बकरवास ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो गुज्जर बकरवास पेस्टोरल कम्युनिटी है ना, ये जम्मू और कश्मीर की है, ये हमें इससे पता चल जा रहा है। ये जो कम्युनिटी है यानी ये जो गुज्जर बकरवाल्स हैं, ये हिमालय का क्षेत्र है, ये इस ऊपरी वाले क्षेत्र में यानी जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं। यहाँ पर जब जो नीचे वाला इसका ये पोर्शन इसको बोलते हैं शिवालिक। आपको पता होगा कि जो हिमालय है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिमाचल, हिमाद्री एंड शिवालिक। तो यहाँ पे जो निचला वाला सबसे पोर्शन होता है इसको बोलते हैं शिवालिक। ये हमारा शिवालिक है, ये शिवालिक का पोर्शन हो गया। तो जब ठंडी रहती है अगर आप माउंटेन पे चले जाएं, ठंडी के मौसम में अगर आप माउंटेन पे चले जाएं तो वहां पे और भी टेम्परेचर कम रहता है, यानी कि वहां पर और ज्यादा ठंडी रहती है। लेकिन इनको अपने कैटल्स को सरवाइव करवाना है तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नॉर्मली इस क्षेत्र में रहते हैं, ऊपरी वाले क्षेत्र में। लेकिन जब ठंडी आती है इन विंटर्स, मतलब कि ठंडी आने से पहले, क्योंकि इन लोगों को पता है ठंडी हम यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए ठंडी आने से पहले सितंबर के मंथ से यहाँ से मूवमेंट शुरू करते हैं और यहाँ निचले पोर्शन में आते हैं शिवालिक। आप जानते होंगे जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड कम करेंगे हमारा जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता जाएगा एंड निचले वाले क्षेत्र में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा होता है एंड यहाँ पर ये लोग सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, सितंबर में यहाँ मूवमेंट शुरू करते हैं। सितंबर, आपको इसको बिल्कुल फैक्ट की तरह याद करना है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। सितंबर में लोग क्या आएंगे, निचले शिवालिक वाले रीजन में आएंगे। अब यहाँ पे ये कुछ महीनों तक रहेंगे और यहाँ पर ये जो स्क्रब्स हैं, मतलब कि जो ग्रासेस हैं, यहाँ पर अपने कैटल्स को चरवाएंगे। जैसे कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कभी कभी गांव में बहुत सारे पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी आती हैं जो कि बहुत ज्यादा भेड़ और बकरियों को लेकर के इंटर करते हैं और गांव के जो खेत होते हैं उसमें उनको चरवाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो शिवालिक रेंज में जो फील्ड्स होगा, जहाँ पर ग्रासेस होंगी, घास होगा, वहां पे ये लोग अपने कैटल को फीड करेंगे। उसके बाद जैसे ही गर्मी आ जाएगा, गर्मी का मंथ जो है वो अप्रैल से शुरू होता है, तो अप्रैल में ही क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। ठंडी में इस माउंटेन पर क्या होता है, बर्फ जमा होता है, यहाँ पर चोटी पे बर्फ जमा है एंड जब ये गर्मी आना शुरू होता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, बर्फ पिघलता है। जब पिघलता है तो यहाँ पे पूरा अच्छे से जब पिघल जाता है तो जमीन पर काफी पानी मिल जाता है जमीन को और वहां पर हरी हरी घासें उग जाती हैं, स्प्राउट्स निकल जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इनके कैटल्स के लिए। यहाँ पर ठंडी जब बिता लेंगे ये लोग नीचे वाले रीजन में, जब गर्मी आएगी, जब ये लोग ऊपर जाएंगे तो ये लोग अप्रैल में जाते हैं, अप्रैल में। एंड जब ये लोग ऊपर जाएंगे तो वहां पे जो स्नो है यानी कि जो बर्फ है वो पिघला रहेगा, स्नो जो रहेगा वो मेल्ट हो जाएगा एंड स्नो मेल्ट की वजह से वहां पर अच्छी खासी ग्रास उग जाएंगी एंड इस अच्छी खासी ग्रास पे ये लोग फिर से फीड करवाएंगे अपने कैटल्स को, जिनको इन्होंने रियर करके रखा है, पाल करके रखा है। उसके बाद यही सीजनल मूवमेंट चलता रहेगा, कुछ दिनों तक वहां रहेंगे, फिर सितंबर में जब ठंडी आना शुरू होगी तो फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये है इनका सीजनल मूवमेंट, क्योंकि ये लोग एक जगह नहीं रह रहे हैं, ये लोग कुछ दिनों तक हम निचले क्षेत्र में रह रहे हैं, उसके बाद ऊपरी क्षेत्र में जा रहे हैं। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं नोमैड्स। नोमैड्स मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो लोग किसी एक जगह नहीं रहते हैं वो लोग
नोमैड्स कहलाते हैं, मतलब कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो ये लोग भी एक नोमैडिक ट्राइब है। नोमैडिक ट्राइब मतलब कि पैस्टोरलिस्ट नोमैडिक ट्राइब है, जिसका नाम क्या है, गुज्जर बकरवाल। अब आपको इसका सीजनल मूवमेंट याद हो गया होगा। एंड इस अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो कुछ खास नहीं दिया है, बस यही बताया गया है कि कैसे ये लोग सितंबर में ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं एंड अप्रैल सितंबर में लोग नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं, जब ठंडी आती है तो नीचे की तरफ आते हैं एंड अप्रैल में लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। यही केवल बताया गया है कि इनका जो मूवमेंट है वो ठंडी और गर्मी पर डिपेंड होता है। जो सेकंड पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है जो कि माउंटेन्स में रहती है, जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है क्या, गद्दी सिफर्स। इनका नाम है गद्दी सिफर्ट। सिफर्ट्स का मतलब होता है ऐसी पेस्टोरल कम्युनिटी जो कि भेड़ों का रैंचिंग करती है, भेड़ों को बहुत ही बड़े स्तर पर पालती है। तो यहाँ पर सिफर्ट्स का मतलब ये मोस्टली क्या करते हैं, भेड़ों को पालते हैं। और ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, ये लोग हैं हिमाचल प्रदेश के। अभी हम लोगों ने देखा जो हमारे गुज्जर बकरवाल थे वो लोग कहाँ के थे, जम्मू एंड कश्मीर के। एंड ये कहाँ के हैं, हिमाचल 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 प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। ये आपको एक चीज याद रखनी है, ये गुज्जर बकरवाल से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। एंड एक डिफरेंस और है, इनका जो सीजनल मूवमेंट है, सीजनल मूवमेंट जो ये करते हैं, सीजन के रेस्पेक्ट में जो ये मूवमेंट करते हैं, ये बिल्कुल गुज्जर बकरवाल की तरह है। क्योंकि ये लोग भी क्या करते हैं, यही लोग हैं, यहाँ पे जो लोअर रेंज शिवालिक है, शिवालिक हो गया, ये लोग क्या करते हैं, अपनी ठंडी से शिवालिक में बिताते हैं, अपना विंटर जो है इसी शिवालिक में ही स्पेंड करते हैं। एंड जैसे जैसे अप्रैल आता है, अप्रैल मतलब कि गर्मी का शुरुआत, जैसे जैसे समर स्टार्ट होना शुरू होता है, ये लोग फिर से क्या करते हैं, इस क्षेत्र में आना शुरू करते हैं। एंड यहाँ पर ये लोग अपने समर को बिताते हैं। समर इसलिए यहाँ पे बिताते हैं क्योंकि इन्हें गर्मी है, तो गर्मी में इनको थोड़ा कूल क्लाइमेट चाहिए। कूल क्लाइमेट क्या होगा, हिल के टॉप पर होगा। माउंटेन्स के टॉप पर जो क्लाइमेट होता है वो रेस्पेक्टिवली कूल होता है अदर एरियाज से। तो यहाँ पर ये लोग ऊपर चले जाते हैं समर स्पेंड करने के लिए। उसके बाद समर जैसे ही खत्म होगा, सितंबर आते आते मतलब कि ठंडी की शुरुआत, ये लोग आने लगते हैं निचले वाले पोर्शन यानी कि शिवालिक में। इनका भी सीजनल मूवमेंट सेम सेम गुज्जर बकरवाल की तरह है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है। जो गुज्जर बकरवाल थे वो लोग कोई भी वो लोग केवल रैंचिंग करते थे, वो लोग कोई भी फार्मिंग नहीं करते थे। लेकिन ये जो गद्दी सिफर्ट्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, शिप्स की रैंचिंग तो करते ही हैं, शिप्स को रियर तो करते ही हैं, इसके साथ साथ ये लोग फार्मिंग भी करते हैं। जब ये लोग अप्रैल के महीने में ऊपर वाले क्षेत्र में जाने वाले रहते हैं, तो ये लोग कुछ इसी प्रकार से जाएंगे, यहाँ से होते हुए जाएंगे। तो इसी बीच में एक इलाका आता है यहाँ पर, यहाँ पे आपको नेम गिवन है एनसीईआरटी में, लाहुल स्पीति। ये विलेजेस के नाम है, लाहुल एंड स्पीति होगा। लाहुल एंड जो स्पीति है ये विलेजेस के नाम है। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये लोग अपनी समर क्रॉप, जब ये लोग यहाँ पर रिटर्न आते हैं, जब ये लोग समर यहाँ पर अपना स्पेंड कर देते हैं, उसके बाद जब ये लोग रिटर्न नीचे की तरफ आने लगते हैं, तो ये लोग कुछ इसी प्रकार से आएंगे, ऐसे होते हुए। तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी समर की क्रॉप, समर बीत चुका है तो समर की क्रॉप जो पक चुकी होगी, फसल जो है वो पक के तैयार हो गई होगी, तो इस लोग क्या करते हैं, समर क्रॉप को क्या करते हैं, कट करते हैं। समर क्रॉप को कट कर लिया, उसके बाद विंटर क्रॉप्स को बो देते हैं। विंटर क्रॉप यानी ठंडी वाली फसल को बो देते हैं। उसके बाद जो ठंडी वाली फसल बो देंगे, यहाँ पर क्रॉप्स बो देंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना ठंडी स्पेंड करेंगे। एंड ठंडी से जब रिटर्न मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे विंटर क्रॉप रहेंगी, उन विंटर क्रॉप को कट करेंगे। एंड ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। यहाँ पे आप एक डिफरेंस पाएंगे कि जो गुज्जर बकरवाल से वो कोई भी फार्मिंग नहीं करते थे, जो गद्दी सिफर्ट्स थे ये लोग क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये इनके बीच का एक और डिफरेंस है जो कि इनको गुज्जर बकरवाल से यूनिक बनाता है। जो हमें थर्ड पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है वो बहुत ही स्मॉल टॉपिक में दिया है, बहुत छोटे टॉपिक में दिया है, वो है गुज्जर्स। ये उन गुज्जर बकरवाल से बहुत ही डिफरेंट है। वो गुज्जर बकरवाल थे, वो लोग कहाँ पाए जाते थे, जम्मू एंड कश्मीर में।
इनका नाम केवल गुज्जर्स है। ये गुज्जर जो है ये कुमायूं और घरवाल के क्षेत्र में है। ये ईस्ट की तरफ, जब हम और आगे ईस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें ये कुमायूं और घरवाल के क्षेत्र में ये जो गुज्जर्स हैं ये पाए जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपना जो विंटर है, अपना विंटर है उसको ये लोग भंगर में बिताते हैं। भंगर सॉइल आपने पढ़ रखा होगा, भंगर सॉइल में बिताते हैं, जो कि ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है। नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है तो यहाँ पे ये लोग अपना स्पेंड करते हैं। एंड नॉर्मली फिर ये लोग गर्मी के मौसम में हाई मीडोज यानी कि अपने हिली एरियाज में चले जाते हैं। इनका बहुत ही छोटा सा जिक्र किया गया है हमारी इस बुक में, एनसीईआरटी की बुक में। एंड मेरे ख्याल से इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। जो मेन थे गुज्जर बकरवाल गद्दी सिफर्स, उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ नेम्स और दिए हैं जैसे कि भोतियाज, सरपास, किन्नौरीज। ये 3 और ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि इन माउंटेन्स में रहती हैं। एंड ये लोग भी नोमैडिक हैं, नोमैडिक ट्राइब की तरह ये लोग एक्ट करती हैं। मतलब कि ये लोग भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती हैं, सीजनल मूवमेंट करती हैं। एंड इनका बहुत ही डिटेल में जिक्र नहीं किया गया, केवल इनका नाम दिया गया है एंड बताया गया है कि ये लोग भी सेम वैसा ही प्रोसेस करती हैं, मूवमेंट करती हैं। ये लोग भी नोमैडिक कम्युनिटी है और पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है। अब हमें यहाँ पे इसका थोड़ा इम्पोर्टेंस बताया गया है कि अगर कोई पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, वो नोमैडिक है, जिसका हमें लाभ क्या है। नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा टाइम के साथ। तो अगर हम देख लें कोई भी लैंड है, ये कोई लैंड है, अभी यहाँ पे कुछ ग्रासेस हैं। अगर हम कैटल्स को बार बार इन्हीं घासों पे चराते रहेंगे तो यहाँ पर एक समय ऐसा आएगा कि ग्रासेस खत्म हो जाएंगी, ग्रासेस खत्म हो जाएंगी। और बार बार अगर इसी पे कैटल्स चढ़ते रहें यानी कि ग्रेजिंग करते रहें तो यहाँ पे जो ग्रासेस है उनको दोबारा बढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। और ये जो लैंड है ये बिल्कुल इनफर्टाइल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ज्यादा ग्रेजिंग करवाने से कोई भी लैंड है जिसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो हमें इसका एक लाभ भी मिलता है। नोमैडिज्म जो है इससे हमको एक लाभ मिल रहा है कि अगर कोई भी सोसाइटी मूव कर रही है, कोई भी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी मूव कर रही है, तो अगर यहाँ पे कुछ दिनों तक चराई, कुछ दिनों तक यहाँ पर रियरिंग कराया, यहाँ पे उसको पाला, उसके बाद ग्रेजिंग करने के बाद वो लोग दूसरे लैंड पे चले गए, दूसरे लैंड पे चले गए, यहाँ पे भी ग्रासेस होंगी तो यहाँ पे चरेंगे। यहाँ पे इसको कुछ टाइम मिल जाएगा, कुछ टाइम मिलेगा तो ग्रासेस फिर से उग जाएंगी, रिकवर कर जाएंगी। एंड यहाँ पे जो लैंड का फर्टिलिटी है वो फिर से मेंटेन हो जाएगा। तो मतलब कि हमें नोमैडिज्म से एक और लाभ है कि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। एंड यहाँ पे जो ग्रासेस है इनको एक बार फिर से रिकवर होने का मौका मिलता है। अब हम लोगों ने माउंटेन को क्लियर कर लिया कि माउंटेन में कौन सी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी पाई जाती है और ये कैसे मूवमेंट करती है। अब माउंटेन के साथ साथ जो हमारे प्लेट्यू हैं, हमारे प्लेन्स हैं, इन पर भी पेस्टोरल कम्युनिटी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल माउंटेन में ही है। हमारी जो पेस्टोरल कम्युनिटी है यानी कि जो चरवाहा है, चरवाहा लोग हैं, ये लोग कोस्टल एरियाज में भी पाए जाते हैं, प्लेन्स में भी पाए जाते हैं, प्लेटियोज में भी पाए जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो डिजर्ट में, प्लेन में एंड ये हमारे जो कोस्टल एरियाज में पाए जाने वाले पेस्टोरल कम्युनिटी है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे पेस्टोरल कम्युनिटीज जो कि हमारे प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डिजर्ट्स में पाए जाते हैं, उनमें से सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है धंगर्स। ये जो धंगर्स है ना, ये महाराष्ट्र यानी कि अगर हम इंडिया का मैप बनाए तो कुछ इस प्रकार से निचला पोर्शन मैंने बनाया है। तो महाराष्ट्र आप देखेंगे कुछ इसी क्षेत्र में है। तो यहाँ पे ये जो धंगर्स है, ये जो पेस्टोरल कम्युनिटी है, ये महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेट्यू। अब सेंट्रल प्लेट्यू का मतलब क्या है? महाराष्ट्र का जो सेंट्रल एरिया है इसमें जो प्लेट्यू पाए जाते हैं ये उस पे रहती है। ये जो धंगर्स है ये उसी एरिया में रहने वाले हैं। एंड ये जो एरिया है ये सेमी एरिड एरिया है। सेमी एरिड मतलब जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है एंड वहां पर
फार्मिंग बहुत ही रेयर कंडीशन में किया जा सकता है, जैसे कि अगर हमें वहाँ फार्मिंग करनी है तो हमें बहुत ही पानी का सप्लाई करना पड़ेगा उस फार्मिंग के लिए, इरिगेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वहाँ पर सेमी एरिड एरिया होता है। ये एरिया कैसा है? सेमी एरिड। ये चीज़ें, ये फैक्ट्स आपको याद करना है, जिससे आप आंसर राइटिंग खुद से कर सकें, आपको रट्टा मार के जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये कैसा एरिया है? सेमी एरिड एरिया है। यहाँ पर कटीली झाड़ियों के अलावा कोई भी और फसल नहीं देखने को मिलती। यहाँ पर जो घासें हैं, ये एकदम कटीली झाड़ियों के फॉर्म में होती हैं, यानी कि थ्रोनी स्क्रब्स होती हैं। यहाँ पे जो ग्रासेस पाई जाती हैं, ग्रासेस नहीं कह सकते हम लोग, कह सकते हैं स्क्रब्स। जो स्क्रब्स हैं ये कैसी हैं? थ्रोनी, कटीली होती हैं। मतलब कि जो झाड़ियां हैं वो कैसी हैं? कटीली हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जब थोड़ा बहुत मानसून का सीजन होता है, मानसून मतलब बारिश हो रही है, तो अगर बारिश हो रही है तो इस महाराष्ट्र के क्षेत्र में बारिश होगी। एंड जब थोड़ा बहुत बारिश होता है तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाजरा वगैरह बो देते हैं। बस बाजरा वगैरह यहाँ पे बोया जा सकता है। इस बाजरा वगैरह को ये लोग बो देते हैं। उसके बाद अपने जानवरों को इन्हीं बाजरा के खेतों पर फीड करवाते हैं। एंड थोड़ा बहुत पानी मिलने के कारण यहाँ पर जो स्क्रब्स हैं उन पर भी इनका जानवर जो है फीड कर जाता है। लेकिन जैसे ही मानसून खत्म होता है, यानी कि मानसून अक्टूबर तक खत्म हो जाता है, जैसे ही अक्टूबर आया, ये लोग क्या करेंगे, यहाँ कुछ इस इलाके में कोंकण का एक एरिया है, कोंकण। इस कोंकण के इलाके में ये लोग मूवमेंट करते हैं और ये मूवमेंट होता है अक्टूबर में। यानी कि जैसे ही मानसून खत्म हुआ, बारिश का सीजन गया, ये लोग क्या करते हैं, इसी कोंकण के क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे कि देखिए आप, कोंकण जो है ये कोस्टल एरिया है। कोंकण जो है कोस्टल एरिया है, यहाँ पे काफी अच्छी मात्रा में वाटर प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, तो अच्छी खासी फार्मिंग होती है। ये अच्छा खासा एरिया है, तो यहाँ पर फार्मिंग होती है। यहाँ पे जो पीजेंट्स होते हैं, जिससे हम लोग कोंकणी पीजेंट्स कहते हैं, यहाँ पे रहने वाले पीजेंट्स यानी कि जो किसान हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कोंकणी पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब किसान। किसान का मतलब क्या? जो फार्मिंग करे। ये लोग फार्मिंग करते हैं। जो कोंकणी पीजेंट्स होते हैं, अपना खरीफ खरीफ क्रॉप जो है, खरीफ क्रॉप का मतलब जो जून से अक्टूबर तक बोया जाता है। जून से अक्टूबर तक मतलब जो खरीफ क्रॉप है अक्टूबर के महीने में कट चुकी होगी। यहाँ पर अक्टूबर के महीने में जो खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, ये कट चुकी होती है, कट डाउन, ये कट गई होती है। तो यहाँ पर उनका जो खेत है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा, जब खेतों में से फसल को काट लिया जाता है तो उस फसल का जड़ उस मिट्टी में रह जाता है, एंड कुछ भूसे वगैरह भी उस मिट्टी में रह जाते हैं। तो ये लोग जो कोंकणी पीजेंट्स हैं, ये इन इन धंगर्स का बहुत ही वेलकम करते हैं, बहुत ही स्वागत करते हैं और इनको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। इनको इसलिए रिस्पेक्ट मिलता है, इसलिए इनका स्वागत होता है, क्योंकि इनके जो कैटल्स आते हैं, जैसे कि ये कोई फील्ड है, इसके सारे के सारे जो इसमें जो फसल थी वो सब कट गई है। यहाँ पे जो रूट्स बचे हैं और थोड़े थोड़े ऊपर वाले पार्ट्स बचे हैं। आपने अगर कोई भी ग्रेन देखा होगा, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, तो आपने देखा होगा कि हम लोग उसे ऊपर से इसे काट देते हैं, उसका जो जड़ है, और नीचे थोड़े थोड़े जो वहां पे स्टबल्स होते हैं, जो भूसे होते हैं, वो छूट जाते हैं। तो ये जो स्टबल्स हैं, इनको उखाड़ने के लिए ये लोग इनके कैटल्स का यूज करते हैं। जैसे कि जो धंगर्स हैं वो मोस्टली गोट्स को पालते हैं, शिप्स को पालते हैं। एंड ये लोग वो जो ब्लैंकेट वीवर होते हैं, वीवर जो होते हैं, ये ज्यादातर वही काम करते हैं, मतलब कि वो जो कंबल वगैरह बुनते हैं, तो इनको शिप्स वगैरह पालते हैं और उन्हीं के बाल से ये लोग क्या उस कंबल को बुनते हैं। तो यहाँ पे जो शिप्स वगैरह है, इसी इसी स्टबल को उखाड़ के खाती हैं, एंड जिससे उनका क्या होता है, फील्ड जो होता है, कोंकणी पीजेंट्स का जो फील्ड होता है वो फर्टाइल हो जाता है। जो कोंकणी पीजेंट्स हैं वो बहुत ही लंबे क्षेत्र में फार्मिंग करते हैं, एंड उतना ज्यादा खेत को जितवा पाना उनके लिए बहुत ही हार्ड काम होता है। तो अगर एनिमल्स इस जड़ को उखाड़ रहे हैं तो उसके साथ कुछ मिट्टी उखाड़ेंगे, तो जो
यहाँ पर सॉइल है वो थोड़ी लूज होगी एंड उनको उतना ज्यादा यहाँ पर टिलिंग करवाने की यानी प्लगिंग करवाने की यानी खेत को जुतवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड इनका ये जो स्ट्रबल है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये कोंकणी पीजेंट्स की इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, उनको इतना वेलकम करते हैं। तो यहाँ पे कोंकणी पीजेंट्स आएंगे, इनके खरीफ क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद इनकी फील्ड को मैन्योर करेंगे, उनको अच्छा सा मतलब कि उसके स्टबल्स को खा जाएंगे एंड यहाँ पर इनका जो प्लगिंग वाला काम होता है वो हो जाएगा। उसके बाद जो इनका फील्ड है वो रेडी हो जाता है, रेडी फॉर रबी क्रॉप। अब इनका जो फील्ड है वो रबी क्रॉप के लिए तैयार हो जाता है। रबी क्रॉप नवंबर से बोया जाता है, तो अक्टूबर के सीजन में ये लोग इसे हार्वेस्ट कर देते हैं एंड नवंबर तक ये रेडी हो जाता है। उसके बाद जो कोंकणी पीजेंट्स है वो काफी खुश हो जाते हैं इनके इस प्रोसेस से, जो इन लोगों ने अपने पीजेंट्स के इनके अपने कैटल्स के द्वारा करवाया है। उसके बाद इनको थोड़ा बहुत ग्रेन्स वगैरह दे देते हैं, जैसे कि चावल हो गया। इस सेंट्रल प्लेटियो में जहां पर बारिश नहीं होती है वहां पर जो ग्रेन है वो बहुत ही कम पाए जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, खुश होकर के इनको थोड़ा बहुत ग्रेन्स दे देते हैं। अब इनसे जो हमारे धंगर्स हैं उनके कैटल भी रियर हो जा रहे हैं, मतलब उनके कैटल को खाने के लिए चीजें भी मिल जा रही हैं और उनको थोड़ा बहुत ग्रेन भी मिल जा रहा है। तो इनसे जो हमारे धंगर्स हैं, जो धंगर पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, ये अच्छी तरह से सर्वाइव कर लेती है। तो ये हमारा एक ऐसा पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी था जो कि हमारे प्लेन्स, प्लेट्यू या डिजर्ट, इन्हीं तीन में से, यानी कि प्लेट, यहाँ सेंट्रल प्लेट्यू की बात की है तो प्लेट्यू पे सरवाइव करने वाला पेस्टोरल कम्युनिटी है। अब इसके आगे कई और पेस्टोरल कम्युनिटी हैं जो कि प्लेन्स पर सरवाइव करती हैं एंड डिजर्ट पर सरवाइव करती हैं और प्लेट्यूज पर ही सरवाइव करती हैं। हमें और जिन पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के बारे में बात करना है उनका नाम गोलाज, कुरुमास एंड कुरुबाज है। ये लोग कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में रहने वाले हैं। ये तीनों के तीनों कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ये तीनों की तीनों जो कम्युनिटीज है ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रहती है। कॉमन चीज है इसमें जो गोलाज हैं ये लोग कैटल की हर्डिंग करते हैं। गोलाज कैटल की हर्डिंग करती हैं, जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये इन सब कैटल्स की हर्डिंग करते हैं। उसके बाद जो कुरुमाज हैं ये शिप्स की हर्डिंग करते हैं एंड जो कुरुबाज है ये गोट की हर्डिंग करते हैं। ये तीन चीजें, तीन अलग अलग कम्युनिटीज की अपना अपना फीचर है। मतलब कि जो गोलाज है वो कैटल को हर्ड करेंगे, जो कुरुमास है वो शिप्स को एंड जो कुरुबास है वो गोट्स को। ये लोग रहते हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सेंट्रल ड्राई प्लेट्यू में। अब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, फिर से इंडिया का मैप नीचे वाला पोर्शन में, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश कुछ इसी प्रकार से लोग हैं। तो ये लोग इनके सेंट्रल प्लेट्यू पे रहते हैं। सेंट्रल प्लेट्यू मतलब बीचला वाला पोर्शन, बीच वाला। तो यहाँ पर ये लोग जो सेंट्रल प्लेट्यू है ये बहुत ही ड्राई होता है एंड यहाँ पर बहुत छोटी छोटी घासें पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा घासें नहीं पाई जाती हैं। तो जब मानसून आता है, जब बारिश होती है, मानसून आता है, तो ये लोग इस क्षेत्र में सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत बारिश हुआ तो थोड़ी बहुत घासें उग जाएंगी तो उस पर ये सरवाइव कर लेंगे। इनके जो कैटल्स हैं वो सरवाइव कर लेंगे। लेकिन जैसे ही बारिश बंद हो जाती है, यानी कि मानसून जो है वो चला जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तो सरवाइव कर नहीं सकते, तो ये लोग सेंट्रल प्लेट्यू से निकल करके ये लोग कोस्टल एरियाज में आते हैं। अभी आपको यहाँ मैप में इतना छोटा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप रियल देखें तो बहुत बड़ा गैप है। सेंट्रल प्लेट्यू और कोस्टल एरिया में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको छोटा ही डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग आएंगे कोस्टल प्लेन्स में, मतलब कि तटीय क्षेत्र में। तटीय क्षेत्र में आया इसका मतलब पानी की अवेलेबिलिटी है, वहां पे ये लोग रहेंगे, अपने कैटल्स को रियर करवाएंगे एंड जैसे ही फिर से मानसून आएगा, जैसे ही फिर से मानसून को ऑनसेट होगा, मानसून आएगा, आना शुरू होगा, ये लोग फिर से सेंट्रल प्लेट्यू में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कैटल्स हैं, यानी कि जो शिप्स हैं और जो कैटल्स हैं और जो गोट्स हैं, ये मतलब कि वेट सीजन में नहीं रह सकते। मतलब कि अगर आप सोच लें कि जो भेड़ है
उनके शरीर पर इतने ज्यादा बाल होते हैं, अगर उस बाल पर पानी ज्यादा टाइम तक रहा तो उनका बाल जो है वो बाल बहुत ज्यादा भारी हो जाता है एंड वो उस चीज को संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए जो ये शिप्स हैं, गोट्स हैं और जो कुछ कैटल्स हैं, इन ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कोस्टल एरियाज में, इसलिए फिर से आ जाते हैं सेंट्रल ड्राई प्लेट्यू में। और जो बुफेलोज होती हैं, आपको हो सकता है पता हो कि जो बुफेलोज उनको बहुत ही दलदली दलदली वाला जो वेदर कंडीशन है वो बहुत अच्छा लगता है। तो केवल बफेलोज जो हैं वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हैं, लेकिन वो लोग अकेले बफेलोज को छोड़ के नहीं आ सकते, इसलिए वो लोग सबको लेकर के सेंट्रल प्लेट्यू यानी कि उसी ड्राई एरिया में फिर से आ जाते हैं जहाँ पर वो पहले रहा करते थे। और अगर आप देखें तो इनका जो ये सीजनल मूवमेंट है, ये जो सीजन में ये लोग मूवमेंट कर रहे हैं, ये कोल्ड और वार्म की वजह से नहीं है, मतलब कि ठंडी और गर्मी की वजह से नहीं है। ये लोग मानसून पर डिपेंड कर रहे हैं अपने मूवमेंट को, क्योंकि यहाँ पे जो रहते हैं ये लोग सेंट्रल प्लेटी में, वो ड्राई रीजन है एंड इनको सर्वाइव करने के लिए कोस्टल एरियाज में, मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी हो, वहां पर इनको जाना पड़ता है। इनका जो सीजनल मूवमेंट है वो वार्म एंड कोल्ड पर डिपेंड नहीं करता। एक छोटी सी पेस्टोरल कम्युनिटी जो कि हमारी यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इन सभी इलाकों में रहती है, वो है बंजाराज। ये बंजारा जो है, इनका जो जिक्र हमारे एनसीईआरटी की बुक में किया गया है वो बहुत ही कम लाइंस में यानी 4-5 लाइंस में किया गया है, लेकिन हम थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जो बंजाराज हैं ये ग्रेजियर हैं, ये ग्रेजियर हैं, मतलब कि ये लोग अपने कैटल्स को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं। मोस्टली चीजें हम लोगों ने अभी तक वही देखा कि अपने कैटल्स को ही फीड कराने के लिए सब लोग मूव कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग इसमें से ऐसे फार्मिंग कर रहे थे, जैसे कि वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था गद्दी सिफर्स के बारे में। लेकिन ये लोग क्या है, बस चराने के लिए आते हैं, मतलब कि अपने कैटल्स को फीड करने के लिए आते हैं। यूपी के क्षेत्र में, महाराष्ट्र, राजस्थान और अलग अलग क्षेत्र में ये लोग रहते हैं एंड इनका जो सीजनल मूवमेंट है वो भी लगभग लगभग सेम है, सारे नोमैडिक नोमैडिक लाइफ जैसा सेम है। ये लोग भी बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं अपने कैटल्स को फीड करने के लिए। जैसे कि आप देखें हमारे इंडिया के मैप में, हमारा यूपी कुछ यहाँ पर है, महाराष्ट्र इधर के क्षेत्र में है, राजस्थान यहाँ पर है। तो ये लोग इतना इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर करके आते हैं चराने के लिए एंड इनका जो मेन मोटो होता है वो होता है अपने कैटल्स को फीड करना। आप लोग देखेंगे जो फोर्थ कम्युनिटी है वो है रैकास एंड ये रैकास रहने वाली है राजस्थान डिजर्ट, राजस्थान के एरिया में रहने वाली है ये। एंड हम अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ें तो हमको ये पता चलेगा कि जो रैकास है ये इसलिए अपना मूवमेंट करती है क्योंकि ये डिजर्ट एरिया में, पहली बात तो ऊपर से इस डिजर्ट एरिया जो कि सेमी एरिड एरिया होती है, एरिड एरिया होती है, यहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो हर ईयर फ्लक्चुएट होती रहती है। मतलब कि अगर बारिश अच्छी खासी हो गई तो थोड़ी बहुत फार्मिंग हो जाएगी, अगर बारिश थोड़ी सी भी नहीं हुई, डिजर्ट का एरिया है तो सूखा के चांसेस यानी कि जो ड्रॉट होता है उसका बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, तो इनका जो क्रॉप रहता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है एंड इनके पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती कि अपने जीवन को, अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाए। इसलिए ये लोग क्रॉपिंग के साथ साथ, मतलब ये लोग क्रॉपिंग भी करते हैं, क्रॉपिंग के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, पेस्टोरल लाइफ भी सरवाइव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रहने वाले मेन है, मतलब कि जो आदमी है, वो लोग क्या करते हैं, अपने कैटल्स को लेकर के निकल जाते हैं चराने के लिए एंड जो घर पे वुमेन्स होती हैं एंड जो चिल्ड्रंस होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ये क्रॉपिंग करते हैं, फसल उगाते हैं। तो ये लोग अपनी लाइफ को क्रॉपिंग के साथ साथ पेस्टोरल लाइफ से भी कंबाइन करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। एंड ये लोग जब तक मानसून है, मानसून मतलब थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, क्रॉपिंग करेंगे, यहाँ पर फसल उगाएंगे एंड जैसे ही मानसून खत्म होगा, मतलब कि पानी नहीं बरसेगा, यहाँ पर फिर वही कंडीशन आ जाएगा, फसल नहीं उगेगी, तो ये लोग क्या करेंगे, मूवमेंट कर देंगे, ये लोग मूवमेंट करेंगे अपने कैटल्स को लेकर के डिफरेंट एरियाज में, वहां पर जाएंगे, चराएंगे, फीड करवाएंगे, उसके बाद फिर जैसे ही मानसून आएगा वो लोग अपने इस एरिया में रिटर्न आ जाएंगे। तो ये हमारे कहानी है रैकास की, जो कि लास्ट पेस्टोरलिस्ट ग्रुप था। अभी हम लोगों ने माउंटेन्स के, प्लेट्यूज के,
प्लेन्स के एंड डिजर्ट के जितने भी सारे पेस्टोरल कम्युनिटीज थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने एक कॉमन चीज पाया कि जो पेस्टोरल कम्युनिटी है ये सब कुछ अपने कैटल्स के लिए कर रही है। मतलब कि कैटल्स के लिए इसलिए क्योंकि वो लोग अपना जो पूरा लाइफ होता है उनका वो पूरा और पूरा कैटल पर ही डिपेंड होता है। वो उसी कैटल से मिल्क लेते हैं, उसी के वूल वगैरह को बेच करके अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। तो वो लोग अपने कैटल को रियर कराने के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, क्योंकि जो पेस्टोरल कम्युनिटी है ये एक दो कैटल्स को रियर नहीं करती है, ये लोग रैंचिंग करते हैं। रैंचिंग मतलब बहुत ही बड़े स्केल पर कैटल्स को रियर करने को रैंचिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ये लोग रैंचिंग करते हैं, इसलिए इनको कई चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि पहली बात तो ये इनको ये जानना होता है कि ये किसी एक क्षेत्र में कितने दिनों तक रह सकते हैं, मतलब कितने महीनों तक रह सकते हैं। जिसके बाद अगर वहां की घास वगैरह खत्म हो गई, उनकी कैटल्स को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वो लोग फिर प्लानिंग करेंगे कि किस एरिया में हमको मूव करना है जहां पर हमें अपने कैटल्स के लिए अच्छा लैंड मिल जाए जहां पर वो अपने कैटल्स को चरा सके। इसके साथ साथ इनको ये भी ध्यान रखना होता है कि जिस क्षेत्र में ये लोग जा रहे हैं वहां के फार्मर के साथ इनकी अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। मतलब कि जैसे हम लोगों ने देखा था धंगर्स का, वो लोग कोंकण में जा रहे थे तो कोंकणी पीसेंट्स उनको वेलकम कर रहे थे। अगर जो धंगर्स हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो कोंकण पीसेंट्स उनका वेलकम नहीं करेंगे। इसका मतलब जो पेस्टोरल कम्युनिटी होती है उनको ये ध्यान रखना होता है कि वो जो फार्मर के साथ अच्छा बिहेव करें, जिससे फार्मर जो है वो उनको अलाउ करें अपने खेतों पर उनके कैटल्स को चराने के लिए अलाउ करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारे पेस्टोरल कम्युनिटी को सरवाइव करना होता है। अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए इन चीजों को उसे उसे सस्टेन करने के लिए उन्हें ये सब चीजों को फॉलो करना होता है। और जो पेस्टोरल कम्युनिटी है वो अपना जो पूरा उनका लाइफ होता है उन्हीं कैटल्स पर डिपेंड होता है। वो उनकी जैसे कि आप अभी देखेंगे चैप्टर में कई जगह बोला गया है कि वो लोग वुवन ब्लैंकेट को बेचते हैं। वो लोग उनकी जो भेड़ बकरियां होती हैं उनको बालों को निकालते हैं एंड उस बालों को वो लोग ब्लैंकेट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब चादर वगैरह बनाते हैं, उसको बेचते हैं। तो ये लोग देखेंगे कि ट्रेड भी करते हैं, मतलब कि ये लोग व्यापार भी करते हैं उन्हीं कंबल का, उन्हीं चादर का जो कि अपने एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ना है जो कि है कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। कॉलोनियल रूल के टाइम में जो पेस्टोरल लाइफ है ये कैसे अफेक्टेड हुई, या फिर कॉलोनियल रूल में पेस्टोरल लाइफ कैसी थी, हमको ये पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल लाइफ पढ़ा था बिना कॉलोनियल, जब तक इंडिया कॉलोनी में नहीं था ब्रिटेन की तब तक का हम लोगों ने पढ़ लिया कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं ट्राइबल जिनके बारे में हमको पढ़ना था। जो पेस्टोरल कम्युनिटीज है उनके बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ना है कि इन कॉलोनियल रूल में इन पेस्टोरल कम्युनिटीज की क्या क्या हालत थी, क्या दशा थी। तो सबसे पहले जब कॉलोनियल रूल आया तो वहां पर दिखा गया, जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने पाया कि मोस्ट ऑफ लैंड जो थे, जो पॉस्चर लैंड थे वो बहुत ही बड़े थे। जहां पर चरवाहे अपने जानवरों को चराते थे वो बहुत बड़े बड़े लैंड हुआ करते थे एंड उस लैंड पे फार्मिंग नहीं होती थी। अगर वो खाली लैंड है तभी तो पॉस्चर लैंड होगा, वहां फार्मिंग नहीं होती थी। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि वो लैंड क्या है, खाली है एंड वो वेस्ट लैंड है, क्योंकि ना तो उनको उससे कोई टैक्स मिल रहा था ना ही उनको उससे कोई भी क्रॉप मिल रहा था। तो उन लोगों ने बोला कि जो वेस्ट लैंड है उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली उन लोगों ने फार्मिंग लैंड में कन्वर्ट करना शुरू किया, वहां पर खेती करना शुरू किया। और उन लोगों ने जो पीजेंट्स थे उनको प्रमोट किया कि वहां पर आप फार्मिंग कीजिए। वहां पर जो पास्चर लैंड था वो धीरे धीरे फार्मिंग लैंड में बदल गया था। और इस चीज को करने के लिए उन लोगों ने एक रूल लाया था जिसका नाम था वेस्ट लैंड रूल। पहला ऑप्शन दिया गया था इसका वेस्ट लैंड रूल। वेस्ट लैंड रूल के थ्रू लोगों ने इसी चीज को प्रमोट किया कि जो पास्चर लैंड है उनको हटाया जाए और वहां पर फार्मिंग की जाए। और उन लोगों ने पास्चर लैंड को वेस्ट लैंड कहा था क्योंकि उनको उससे ना तो कोई टैक्स मिल रहा था ना ही कोई उससे क्रॉप प्रोडक्ट मिल रहा था। अब दूसरा उन लोगों ने क्या देखा, उन लोगों ने देखा कि ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जहां पर ये पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है वो अपने जानवरों को चराती है एंड उस फॉरेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट वुड्स जैसे कि साल हो गए, टीक हो गए, इन सब चीजों का कल्टीवेशन होता है।
वहाँ पर ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन ये जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ है, ये वहाँ पर अपने जानवरों को चरवाती है। इससे वहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो धीरे-धीरे खराब होता जा रहा है, यानी कि जब उस फॉरेस्ट में नए-नए छोटे-छोटे पौधे उगना शुरू करते हैं, तो ये जो इस पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के जो एनिमल्स हैं, वो उस छोटे-छोटे पौधों को खा जाते हैं, जिससे नया ट्री फिर से ग्रो नहीं कर पाता है, ये ब्रिटिशर्स का कहना था। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उन फॉरेस्ट को रिज़र्व घोषित कर दिया और वहाँ पर इन पेस्टोरल कम्युनिटीज़ का जाना मना कर दिया। उन लोगों को रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि अब तुम लोग यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हो, तुम लोग किसी एक ही एरिया में रहोगे, जहाँ पे तुम पास्चरिंग कर सकते हो। इन रिजर्व फॉरेस्ट में तुम इंटर नहीं कर सकती हो। ये सेकंड हो गया। उसके बाद उन लोगों ने थर्ड एक्टिविटी क्या देखी, उन लोगों को चाहिए था टैक्स। वो लोग मोस्ट टैक्स लिया करते थे विलेजर्स। जैसे कि अगर कोई गांव है तो वहां पर उनको आइडिया रहता था कि कितने फार्मर्स हैं, उनको कितने से टैक्स कलेक्शन करना है। जैसे कि ये कोई विलेजेस में कुछ पर्सन हैं, तो ये लोग सिक्स थे, मतलब कि ये लोग उसी विलेज में रहते थे। एंड ब्रिटिशर्स को पता था कि मैं इनसे टैक्स, लेकिन जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो नोमैडिक लाइफ जीते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, नोमैडिक लाइफ मतलब कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो अगर कल पैस्टोरलिस्ट यहाँ पर है और अगर आज यहाँ पर मूव करके आ जाए, तो इनका कोई प्रॉपर प्लेस नहीं होता था, इसलिए इनसे टैक्स कलेक्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाता था। इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने इन ट्राइब्स को, यानी इन पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज को क्रिमिनल ट्राइब कहा। तो इन क्रिमिनल ट्राइब को हैंडल करने के लिए उन लोगों ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। ये तीसरे फंक्शन में हुआ था, जब तीसरा एक्शन लिया गया तो एक ये एक्ट पास किया गया जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत उन लोगों ने बोला कि जो पेस्टोरलिस्ट हैं, ये जो पेस्टोरलिस्ट है, इनका नोमैडिक लाइफ जो इसको बंद करना है। नोमैडिक लाइफ मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देना है, इनको एक ही गांव में शिफ्ट कर देना है हमेशा के लिए, इनको नोमैडिज्म नहीं करना है। लेकिन जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं, उनका लाइफ इसलिए नोमैडिक होता है क्योंकि उनको उतनी बड़ी उतने बड़े स्केल पर एनिमल को खाना खिलाने के लिए, यानी उनको फीड कराने के लिए पॉस्चर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। वो इतने अमीर नहीं होते कि अपने उतने ढेर सारे जानवरों को खिला सके, इसलिए वो लोग मूवमेंट करते हैं। लेकिन अब उनके मूवमेंट को रोका जाने लगा एंड इस मूवमेंट को रोका जाने के लिए यहाँ पे जो एक्ट पास हुआ था उसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। अब लास्ट जो फोर्थ एक्शन लिया गया, तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन मोटो था टैक्स कलेक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो लोग देखे कि जो पेस्टोरलिस्ट हैं, उनके पास ढेर सारे एनिमल्स हैं, उन लोगों ने इतना ज़्यादा टैक्सेशन लगा दिया कि उनको पानी पे टैक्स देना पड़ता था, उनको अपने एनिमल्स पे भी टैक्स देना पड़ता था, लैंड पे टैक्स देना पड़ता था, क्रॉप्स पे टैक्स देना पड़ता था। तो पेस्टोरलिस्ट के लाइफ में ये एक बहुत ही बड़ा चेंज आया कि उनको अपने एनिमल्स पर भी टैक्स देना पड़ा। जैसे कि ये कोई पेस्टोरलिस्ट है, इसके पास 100 एनिमल्स हैं, तो इसे सारे के सारे 100 जानवरों पर टैक्स देना पड़ेगा। सारे के सारे 100 जानवर पर टैक्स देना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी लाइफ में कितनी हार्डनेस आ जाएंगी कि जब इनको अपने सारे के सारे जानवरों पर टैक्स देना पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए 100 लिया है, लेकिन जो पेस्टोरलिस्ट होते थे वो बहुत ही बड़े स्केल पर रैंचिंग करते थे, तो उनके स्केल जो होते थे वो 1000 तक में होते थे। यहाँ पर मैंने 100 का स्केल लिया है, तो उनको इतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, इसके लिए उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि जो टैक्स कलेक्शन होता था ये 1850 से 1880 के बीच में इसको कॉन्ट्रैक्टर करते थे, टैक्स कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर करते थे। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने किसी कॉन्ट्रैक्टर को हेल्ड कर दिया, रख दिया है कि तुम टैक्स कलेक्शन करो, और वो बोल देते थे कि मुझे इतना परसेंट चाहिए, टैक्स कलेक्शन का मुझे इतना परसेंट चाहिए। अब जो कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे वो इन पीजेंट्स को इतना ज्यादा लूटते थे, इन पेस्टोरलिस्ट को, इन पीजेंट्स को इतना ज्यादा लूटते थे कि वो लोग ब्रिटिशर्स को भी दे सके और जितना प्रॉफिट अपना कमा सकते थे उतना कमाते थे, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। तो 1880 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, 1880 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बोला कि अब हम डायरेक्टली तुमसे
टैक्स लेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को बीच में से हटा दिया। उन लोगों ने बोला कि हम जो टैक्स है वो डायरेक्टली पेस्टोरलिस्ट और पीजेंट से ही कलेक्ट करेंगे, बीच में कॉन्ट्रैक्टर का कोई भी रोल नहीं रहेगा। और उन लोगों ने इसके साथ साथ यहाँ पर टैक्स जो है इसको बढ़ा दिया। टैक्स बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुआ और उनको अपने एक एक जानवर पर बहुत ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिसके लिए उनके उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जिससे अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या चेंजेस हुए कॉलोनियल पीरियड में। अब उन चेंजेस से क्या क्या प्रॉब्लम हुई पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी को, वो जानने वाले हैं हम लोग। जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जैसे कि वो लोग बहुत ही स्मॉल लैंड में ब्लॉक कर दिए गए। स्मॉल लैंड में ब्लॉक करने का मतलब पहले एक बार लिख लेते हैं, स्मॉल लैंड ब्लॉक्ड। जैसे कि अभी जो पेस्टोरलिस्ट इसके कॉलोनियल पीरियड की जो पहले पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी वो मूवमेंट करती रहती थी, यहाँ से कभी यहाँ, लेकिन बचा है उनके लिए कि वो इतना ज्यादा एक्सपैंड मूवमेंट कर पाए, इतना ज्यादा फैल के मूवमेंट कर पाए। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा चेंजेस में क्या क्या हुए थे, सारे लैंड जो है वो फार्मिंग के लिए यूज हो गया, तो यहाँ पर इतना ज्यादा लैंड नहीं बचा था, इसलिए उनको किसी एक जगह में ही सबको लैंड होता था, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होता था, ये सेमी एरिड होता था। यहाँ पर फार्मिंग उतना अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो पहला प्रॉब्लम उनको ये हुआ कि ना स्मॉल लैंड में क्या हो गया, ब्लॉक्ड हो गए। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ, स्मॉल लैंड में ब्लॉक्ड तो हो गए, ये बात सही है कि कुछ ही लैंड्स में इन लोग को पेस्टोरलिस्ट लाइफ जीने के लिए दिया गया। एंड इसके साथ साथ इनका जो नोमैडिक लाइफ था उसको भी बंद करने के लिए इनको प्रेशराइज किया गया। तो यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम जो है वो है फोर्स्ड टू लीव नोमैडिक लाइफ। ये पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन के आंसर बनेंगे आपके एग्जाम्स में, जब पूछा जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा पेस्टोरलिस्ट को उन चेंजेस से जो कि कॉलोनियल पीरियड में आए थे। तो यहाँ पर सेकंड हो गया, इनको लीव करना पड़ा अपनी नोमैडिक लाइफ को, अब ये लोग मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से हम लोगों ने देखा कि इनके जानवरों पर, इनके एनिमल्स पर टैक्स क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। इनके एनिमल्स पर टैक्स जो था वो इंक्रीज हो गया था, ये प्रॉब्लम एक हो गई। एंड इस टैक्स के साथ साथ इनको जिस एरिया में रखा जाता था, जैसे कि किसी एक एरिया में है, अब ये मूवमेंट तो नहीं कर सकते, अब इनको इस एरिया से निकलने के लिए भी मना था, रिस्ट्रिक्शन था कि इस एरिया से नहीं निकल सकते। तो यहाँ पर एक ऐसा कंडीशन आएगा कि यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं, कुछ तो ऐसे कंडीशंस आएंगे जब ये क्रॉप्स खत्म हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए क्रॉप्स हैं। तो कभी कभी नहीं, जब कुछ समय के बाद ये क्रॉप्स खत्म हो जाती थी तो इनको रिकवर होने के लिए कोई भी टाइम नहीं मिल पाता था। अगर घास को दोबारा से उगना है तो उसको कुछ टाइम चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि रात को हम लोग उसे कट किया और सुबह वो उग जाएगा, तो उसे टाइम नहीं मिल पाता था अगेन ग्रोथ करने के लिए। तो यहाँ पर जो ग्रास का यानी जो पास्चर की क्वालिटी थी वो डिग्रेड करी, यहाँ पर जो पास्चर की क्वालिटी थी वो खराब होती गई। एंड यहाँ पर पॉस्चर की कमी हमेशा हो जाया करती थी, क्योंकि अगर आप किसी एक लॉक्ड एरिया में हैं जहाँ पर एक लिमिटेड अमाउंट में पॉस्चर है तो कुछ दिनों में पॉस्चर तो खत्म हो ही जाएगा ना। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम था कि पास्चर जो होते थे ये कुछ टाइम बाद इंड हो जाते थे, यानी खत्म हो जाती है। एंड जो पास्चर की क्वालिटी थी, पास्चर की जो क्वालिटी थी ये क्या होती गई, धीरे धीरे खराब होती गई। पास्चर की क्वालिटी खराब होने से क्या होगा, अगर कोई एनिमल पास्चर खा रहा है मतलब वो भूसा घास खा रहा है लेकिन उससे उसे एनर्जी नहीं मिल रही, तो क्या मतलब। अगर कोई अच्छी क्वालिटी का पॉस्चर खाएगा तभी तो उसे प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी मिल पाएगी, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी खराब हुई तो उसे कम एनर्जी मिला। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी जिनको कॉलोनियल पीरियड में एंड उसके बाद तक इन पेस्टोरल कम्युनिटी को झेलना पड़ा। अब इन प्रॉब्लम से
उनको कोप भी करना पड़ेगा, मतलब उनको सामना भी तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो पेस्टोरल लाइफ थे, पेस्टोरलिस्ट थे, वो अपनी पेस्टोरल लाइफ को छोड़ दिए। तो उन लोगों ने इसको कोप करने के लिए क्या-क्या किया? पहला तो इन लोगों ने ये प्रॉब्लम्स हो गई प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की। ये लोग सॉल्यूशन कैसे खोजे? अब यहाँ पे सॉल्यूशंस, ये लोग कैसे कोप किए? पहले तो इन लोगों ने अपने जो एनिमल्स थे उनका नंबर डिक्रीज कर दिया। जो हर्ड्समैन के एनिमल थे उनको नंबर का डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज नंबर ऑफ एनिमल्स। अगर उनको उतने ज्यादा जानवरों को खिलाने की शक्ति नहीं है तो वो लोग नंबर ही कम कर देंगे जानवर को, जिन पे इतना ज्यादा टैक्स लग रहा है उन जानवरों को कम कर देंगे, कुछ ही जानवरों को पालेंगे। एंड उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने जो कि अमीर थे, जो लोग अमीर थे उन लोगों ने क्या किया कि नोमैडिक लाइफ को छोड़ दिया। नोमैडिक लाइफ को छोड़ दिया, इसका मतलब वो लोग अमीर थे, एक ही जगह शिफ्ट हो गए जहाँ पर उनको अपना खुद का चारा मिल गया अपने जानवरों के लिए, और वो खुद अच्छी लाइफ जीने लगे। जो अमीर थे उनकी बात की जा रही है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो कि नए पास्चर लैंड को न्यू पास्चर लैंड को खोजने लगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई आपके ऊपर ऐसे रूल कर रहा है तो आप उसको बस सुन के बैठ जाएंगे, उसको कुछ लोग अपोज भी तो करेंगे। यहाँ पर जब उनको रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था उसके बाद कुछ लोग यहाँ पर न्यू पास्चर लैंड की खोज में इन ब्रिटिशर्स का अपोज भी किए। उसके बाद जो हमारा पास्चर लैंड था इन कॉलोनियल पीरियड की वजह से तो खत्म हुआ ही था। उसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गया तो जो लोग पाकिस्तान में जाकर के अपने जानवरों को चराते थे उनका भी वो जो लैंड है वो खत्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के लोगों को एंट्री नहीं करने देगा, इसलिए इनको और भी प्रॉब्लम हुई। और कुछ लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने इस नोमैडिक लाइफ को छोड़ने के साथ साथ जो पेस्टोरल लाइफ यानी कि जो गाय वगैरह को जानवरों को चराते थे इसके साथ साथ लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया। पेस्टोरलिस्ट पेस्टोरल लाइफ प्लस ट्रेड, कुछ लोगों ने इसके साथ साथ ट्रेड करना शुरू किया, जिससे वो लोग थोड़ा बहुत तो पैसा अपने पेस्टोरल लाइफ से कमा लेते थे, तो थोड़ा बहुत ट्रेड करके कमा लेते थे और वो लोग सर्वाइव कर लिए। और बहुत सारे पेस्टोरलिस्ट के जो एनिमल्स हैं वो क्या हो गए, डेड हो गए, मर गए। अब जिनके पास कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया, अमीर लोगों ने नोमैडिक लाइफ को छोड़ दिया, कुछ लोगों ने जानवरों को डिक्रीज कर दिया, उनके नंबर्स को डिक्रीज कर दिया, एंड कुछ लोग नए पास्चर लैंड को खोज लिए। जो ये सब नहीं कर पाए उनके जो जानवर हैं वो फूड स्कार्सिटी की वजह से मर गए, जानवर जो थे वो भूख के कारण मर गए। तो ये था कि कैसे कैसे चेंजेस आए, क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा उस चेंजेस का, क्या प्रॉब्लम्स आए सामने, एंड उन प्रॉब्लम्स को इन पेस्टोरल कम्युनिटीज ने कैसे कोप किया, क्या क्या सोल्यूशंस निकाले, ये सब हो गया। ये सब हम लोगों ने इंडिया के कंटेक्स्ट में देख लिया। अब जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो केवल इंडिया में ही तो एग्जिस्ट नहीं करते, वो लोग और कंट्रीज में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लोग साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जिसमें हाफ ऑफ द पेस्टोरलिस्ट पॉपुलेशन यानी कि पूरे पेस्टोरल कम्युनिटी का, वर्ल्ड में पूरी पेस्टोरल कम्युनिटी की आधा पॉपुलेशन जो है वो अफ्रीका में है या अफ्रीका में रहती थी। इसी में से हम किसी एक का बात करने वाले हैं जो कि है मसाई, जिसके बारे में आपके बुक में डीपली डिस्कस किया गया है। एंड इसी के रिस्पेक्टिवली सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं उनके साथ भी वही चीजें हुई जो कि हमारे मसाई के साथ हुआ था, एंड इनको भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जो कि इंडिया के लोगों के साथ हुआ था, जो कि इंडिया के लोगों ने फेस किया था कॉलोनियल पीरियड में। तो मसाई क्या है, एक पेस्टोरल कम्युनिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं लार्ज नंबर में अफ्रीका में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर आप देखेंगे जो उसका 3 लाख ऑफ पॉपुलेशन है वो साउदर्न केनिया में है। ये सब डाटाज हैं जो मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रही हूँ, ये सब डाटाज हैं जहाँ से आप अपने आंसर को लिखेंगे एंड यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं कि कितना पॉपुलेशन साउथ केनिया में रहता था मसाई का। तो आपको लिखना है 3 lakhs। एंड वहाँ अगर आप देखेंगे तो 1
एंड 50 लाख, मतलब कि 1.5 लाख जो है वो कहाँ रहते थे? तंजानिया में। तंजानिया एंड साउथ केनिया, ये दो पार्ट्स हैं जहाँ मसाई के लोग एग्जिस्ट करते थे लार्ज नंबर में। साउदर्न केनिया में 3 लाख, तंजानिया में 150 लाख, तो ये 1,50,000 हम लोग कह सकते हैं। एंड ये सब चीजें आपको फैक्ट के रूप में याद करके रखनी है। अब जो मसाई है ना, इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई कि इनके लैंड चले गए। आखिर लैंड गए कहाँ, लैंड गए कहाँ, ये चीजें हमको देखनी है। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा कॉलोनियल रूल आया था इंडिया में, यहाँ पे भी सेम आया, कॉलोनियल पीरियड आया, कॉलोनियल पीरियड आया। तो जहाँ पर कॉलोनिस्ट थे, जो यहाँ पर कॉलोनियल रूल करता था, इन लोगों ने क्या किया, इस कम्युनिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। एक तो हमारे नॉर्थ केनिया में चले आए, एक नॉर्थ तंजानिया में। तो यहाँ पर एक बीच में बॉर्डर क्रिएट कर दिया गया, जिसकी वजह से इनको हटा करके किसी एक लिमिटेड क्षेत्र में सीमित कर दिया गया, जैसे कि हमारे इंडिया में हुआ था सेम चीज। इनको किसी एक लिमिटेड स्पेस में सीमित कर दिया गया, जहाँ पे इनको ढेर सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था इनको। यहाँ तक कि इस लैंड से आगे निकलने के लिए रिस्ट्रिक्शन आ गया, जैसे कि इंडिया में हुआ था। सेम चीजें रिलेट करके आपको पढ़ना है यहाँ पर, इंडिया में कैसे हुआ था एंड अफ्रीका में कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर भी देखने को मिली, जो प्रॉब्लम्स इंडिया में देखने को मिली थी। अब ये जो कॉलोनियल कंट्री थी, इन लोगों ने इतना ज्यादा इनको एक्सप्लॉइट किया था, इतना ज्यादा इनको जिस लैंड में लोगों ने रखा था वो सेमी एरिड होता था या फिर एरिड होता था, ये 2 क्षेत्र में रख दिया। और जो इनके पहले वाले पॉस्चर लैंड थे, उन पर ढेर सारे नेशनल पार्क बना दिए गए, जैसे कि सरजेती नेशनल पार्क एक इसमें से एग्जांपल है, जो कि आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन है। ये बहुत ही बड़े-बड़े क्षेत्र में ये पार्क बनाए जाते थे, ये चीजें बनाई जाती थी और ये पॉस्चर लैंड पर बनाए जाते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनके कितने बड़े लैंड को एक्सप्लॉइट किया गया। ये जो मसाई कमेटी है, 60% लैंड जो है, 60% लैंड जो है इनके हाथ से चले गए। मतलब कि जहां पर ये लोग 100, यहाँ पर अगर एग्जांपल ले लें, 100 किलोमीटर स्क्वायर में ये लोग रहते थे, तब इनको 60 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो ले लिया गया, 40 किलोमीटर स्क्वायर में इनको रहना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं, जो 50% से भी ज्यादा इनको एक्सप्लॉइट कर लिया गया, तो इनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और जो यहाँ पर कॉलोनियल कंट्री थी, जहाँ पर कॉलोनियल कंट्री थी, उसने ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया कि इनको अगर इस क्षेत्र से बाहर निकलना है तो इनको पासेस बनवाना पड़ता था, पास बनाना पड़ता था। एंड इस पास को बनवाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, ये नॉर्मली ऐसे नहीं बन जाता था। एंड यहाँ तक कि इन लोगों को ट्रेड करने से भी रोक दिया गया। ट्रेड करने से, अगर इनकी पेस्टोरलिस्ट लाइफ को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो कम से कम इनको ट्रेड करने देना चाहिए, जिससे वो लोग अपनी पेस्टोरल लाइफ को चेंज कर सकें। लेकिन इनको ट्रेड के लिए भी रोक दिया गया। एंड इनके ये जो लैंड्स थे, 60% लैंड थे, उनमें से कुछ को पार्क बना दिया गया, नेशनल पार्क हो गया। एंड बहुत सारे लैंड को व्हाइट्स ने यानी कि जो कॉलोनियल कंट्री थी, वहां के लोगों ने खुद के लिए वहां पर डेवलपमेंट करवाया, खुद को रहने के लिए वहां पर डेवलपमेंट करवाया। और इन लोगों ने, यहाँ पे जो कॉलोनियल कंट्री थी, इन लोगों ने क्या किया, इस पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी को खुद से अलग कर दिया। मतलब कि जो व्हाइट्स का सिटी हुआ करता था, उसमें पेस्टोरल कम्युनिटी को अलाउ नहीं होता था कि ये लोग इंटर करें, ये सब रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला मसाई कम्युनिटी को भी। एंड अगर आप देखें अपनी एनसीईआरटी को एक बार रीड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो मसाई कम्युनिटी है, इसको सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जैसे कि इंडिया की कम्युनिटी को फेस करना पड़ता था। एंड यहाँ पर सेमी एरिड एरिया में होने के कारण इनका जो ये पॉस्चर होता था, इसकी कंडीशन खराब होती थी, जैसे कि इंडिया में हुआ था। पॉस्चर क्या है, खराब है, पॉस्चर की क्वालिटी खराब है, कुछ टाइम बाद पॉस्चर जो है एग्जॉस्ट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जैसे कि इंडिया के लोगों को। और एक डाटा में बताया गया है कि कई बार ऐसे फेमाइन्स आ जाते थे कि जो हाफ एनिमल्स होते थे वो मर जाते थे। आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा सीवियर कंडीशन था कि आधे से आधे जानवर एक-एक साल में मर जाते थे इन फूड स्कार्सिटी की वजह से, जो कि यहाँ पर पॉस्चर लैंड को कम करने से आया था। तो यहाँ पर बहुत ही सीवियर कंडीशंस थी। एंड मसाई के लोगों को भी ये चीज़ें फेस करना पड़ा।
ये जो मसाई कम्युनिटी थी, यहाँ पर ये जो सोसाइटी थी, कम्युनिटी थी, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एल्डर्स एंड वैरियर्स में। एल्डर्स, वैरियर्स में। एल्डर्स मतलब ओल्ड, जो इस कम्युनिटी के ओल्ड सिटीजन्स होते थे, सदस्य होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपनी कम्युनिटी में एज अ जुडिशरी की तरह काम करते थे। जैसे कि जुडिशरी क्या करती है, न्याय दिलाती है, वैसे ही ये लोग क्या करते थे, जो एल्डर्स होते थे वो लोग अगर किसी दो सोसाइटी के बीच में दो पेस्टोरल कम्युनिटी, जैसे कि हम लोगों ने ढेर सारी कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा, धंगर, कुरुमास, कुरुबास, ढेर सारे। तो अगर किसी दो पेस्टोरल कम्युनिटीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया, तो वो इन चीजों को सॉल्व किया करते थे। ये एल्डर्स का काम था, जो कि ओल्ड लोग हुआ करते थे। एंड जो वैरियर्स होते थे, ये लोग यंग होते थे, मतलब कि जो यंग लोग होते थे इस कम्युनिटी के, वो लोग वैरियर के नाम से जाना जाते थे। एंड इन ये जो वैरियर्स होते थे ना, ये लोग अपने कैटल्स की सुरक्षा करते थे दूसरे कैटल्स, दूसरे कम्युनिटी से। एंड ये लोग क्या करते थे कि जैसे कि आप देखे होंगे, कभी चरवाहा लोग आते हैं, पेस्टोरल कम्युनिटी आती है, तो कुछ लोग उन गाय भेड़ों को हाँकने के लिए होते हैं, जैसे कि उनको वो देखते रहते हैं, उनकी देखभाल करते रहते हैं, कहीं दूर ना चले जाएं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये चीजें हमारे वेरियस के काम में आता था। तो यहाँ पर सोसाइटी जो थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। अब जो एल्डर्स थे, वो लोग पहले जस्टिफाई करते थे, काम उनका क्या था, जस्टिस का काम था। लेकिन जब कॉलोनियल पीरियड आया, तो यहाँ पर इनको हटा दिया गया, इनको हटा दिया गया। एंड न्यू 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 कॉन्ट्रैक्टर को रख दिया गया वहां पर, जिससे वो लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, जो कि किसी कम्युनिटी के बीच में होती थी। वहां पर नए नए आने लगे, नए नए ऑफिसर, जिनको वो कॉलोनियल कंट्री चूज करती थी, ना कि ये खुद से सॉल्व करेंगे। तो ये भी एक इफेक्ट हो गया। एंड इसके बाद अगर देखा जाए, तो मसाई में भी कुछ लोग अमीर थे, सम वर रिच लाइक इंडिया, कुछ लोग रिच थे और कुछ लोग पुअर थे। अब इतना प्रॉब्लम जब फेस करना पड़ रहा है, तो जैसे इंडिया में रिच लोग थे वो सेटल हो गए, वैसे ही यहाँ पे जो रिच लोग थे वो लोग भी सेटल डाउन होने लगे, बाय ट्रेड करने लगे ये लोग। जब पेस्टोरल लाइफ से काम नहीं चल पा रहे, तो ट्रेड भी करना शुरू कर दिए। लेकिन जो बेचारे पुअर थे, वो बैडली इफेक्टेड थे, इस प्रॉब्लम से बैडली इफेक्टेड थे, एंड वी कैन से दैट सीवियरली इफेक्टेड थे। एंड ये जो डिफरेंस है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो पेस्टोरलिस्ट हैं, उनमें भी कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं, कुछ लोग थोड़े कम। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग इक्वली इफ़ेक्टेड नहीं थे, हेडिंग का नाम ही है, ऑल नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। तो यहाँ पर जो गरीब थे वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए, एंड जो अमीर थे वो थोड़ा कम इफ़ेक्टेड हुए। एंड इसी के साथ हमें अपने पूरे पेस्टोरल कम्युनिटी के बारे में पढ़ लिया है, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके कंक्लूजन। एंड इसी के साथ हमारे इस वीडियो का एंड होता है। होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।